हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 7 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे एसएससी जेईई 90 डेज क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। अगर बात करते हैं इस क्रैश कोर्स की, तो ये क्रैश कोर्स टारगेटेड है एसएससी जेईई के लिए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनबीसीसी जेईई या फिर किसी भी तरह के जेईई एग्जाम से रिलेटेड और आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग तो कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, वो तो आपका एज इट इज़ होगा। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगा। तो आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और अगर बात करें कि इन पिछले 6 दिनों में हमने क्या पढ़ा, तो इन पिछले 6 दिनों में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया है, जिसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद पेमेंट मटेरियल और उसके बाद पेमेंट डिज़ाइन, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसे हमने कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमने आरसीसी और बीएमसी दोनों को स्टार्ट कर दिया है। मैंने कल जैसा बताया था कि मतलब आरसीसी और बीएमसी जो कि दोनों को ही हम पैरेलली चलाने वाले हैं, पैरेलली पढ़ेंगे। और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। इन दोनों का ही बहुत बड़ा वेटेज होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जेईई एग्ज़ाम में। तो हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन वीडियोज़ में एंड तक बने रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से क्लियर कर लें और जो भी पिछले लेक्चर्स हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि आगे चल के जब हमारा वर्कलोड बढ़ जाए, जब हमें रिवीजन भी करना हो, तब आपको किसी भी तरह का बर्डन ना पड़े। आप आराम से अपने रिवीजन को कर सकें और अपनी पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आप मेक श्योर करें कि आप पिछले लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर लें और इन लेक्चर्स को भी फॉलो करते चलें। तो आज अगर मैं बात करूं आज, तो इस वीडियो में हम आरसीसी का अगला मतलब आरसीसी का दूसरा लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने जो है एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, वाटर पैरामीटर्स फॉर आरसीसी और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टेबल्स टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि IAS 456 के द्वारा रिकमेंड की गई हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पिछले वाला जो लेक्चर था उसे भी आप देख लें। और बात करते हैं अगर इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से चालू करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका मतलब आरसीसी सब्जेक्ट पूरे अच्छी तरह से आरसीसी सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अगर हम बात करें इसकी, तो इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्टील शैल बी अज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। यानी कि जो आपका स्टील होता है, हमें जैसा कि पता है कि एच वाई एस डी बार्स का जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, उसमें हमें पर्टिकुलर कोई ये नहीं मिलता, यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस ले लेते हैं एज अ यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अगला पॉइंट है माइल्ड HYSD टॉर एवरी स्टील बार हैव 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि किसी भी तरह का अगर स्टील है तो उसका जो इलास्टिसिटी होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होने वाला है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनमें मतलब स्टील का आपका ऑप्शन दे देगा कि ये स्टील है, ये स्टील है, ये स्टील है, और पूछे कि इनमें से किसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है, किसका इलास्टिक मॉडुलस कम है, या फिर किसका बराबर है। तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने भी फेस किए थे और मुझसे भी गलती हुए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसे हम FCK से दर्शाते हैं। और अगर बात करें हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होता है, जो कि इसका वैल्यू जो है IS 456/2000 के द्वारा रिकमेंड किया गया है, जो कि होता है 0.7 अंडर रूट में FCK। ठीक है, अंडर रूट में FCK। और अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका इसका भी जो वैल्यू है वो IS 456 के द्वारा रिकमेंड किया गया है। और इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 5000 अंडर रूट में FCK।
तो ये तीन चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे AJE एग्जाम्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है हमारे किसी भी कंक्रीट का, वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है 2p/πdl। 2p/πdl यानी कि इस फॉर्मूला के, यहाँ पे p आपका लोड है और d आपका डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन है और l जो है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टेस्ट के लिए यानी मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट के लिए हम बेसिकली सिलेंड्रिकल सैंपल यूज़ करते हैं, जिसका डाया जो होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है और जिसका जो हाइट होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंक्रीट का। उसके बाद हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ, और उसके बाद सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगला एक फैक्चुअल पॉइंट है जो कि क्या है, जो कि ये है एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू में डिफर बाय ±20% फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग थियोरेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो हमने पॉइंट्स अभी जो हमने फार्मूलाज पढ़े, उन फार्मूलाज के थ्रू जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, जो हमारा थियोरेटिकल वैल्यू निकल के आएगा, वो वैल्यू और जो हमारा एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच में हमारा जो टॉलरेंस है वो ±20% का हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेन इन डिज़ाइन इज टर्म्ड एज 0.0003। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इसे हम श्रिंकेज स्ट्रेन भी कहते हैं। इसे हम श्रिंकेज स्ट्रेन भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0.0003। इसके बाद हम बात करेंगे क्रीप ऑफ कंक्रीट की। क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपका क्या होगा, क्रीप ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है किन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है क्रीप ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रीप क्या होता है। तो मेरे दोस्त, क्रीप मतलब कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर पे बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई डेड लोड लगा के रखेंगे, तो उस लोड की वजह से और बहुत लॉन्ग टाइम की वजह से जो है उस स्ट्रक्चर में धीरे धीरे डिफॉर्मेशंस आ जाएंगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्रीप कहते हैं। और ये जो है डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल की, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है, कंक्रीट है, वो किस टाइप के मटेरियल से बना है, आपका जो कंक्रीट है उसका एज क्या है, स्ट्रक्चर का एज क्या है, साइज़ क्या है मेंबर का, और एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं वहाँ की। तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है क्रीप। और अगर हम बात करें तो एक चीज़ होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू होता है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो डे बाय डे यानी एज पर एज जो है चेंज होती रहती है। और अगर हम बात करें, अगर आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर का एज 7 डे है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2.2। अगर आपका एज जो है वो 28 डेज है, तो आपका जो वैल्यू होगा थीटा का वो होगा 1.6। और अगर आपका जो एज है वो है 1 ईयर, तो आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो होगा 1.1। तो ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। जितनी भी मैं यहाँ पे टेबल बना के आपको बता रहा हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सभी टेबल याद हों। और आई होप कि आपने इससे पहले की वीडियोस देख रखे होंगे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो। उसके बाद हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ क्रीप ऑन कंक्रीट की, यानी कि कंक्रीट पे क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें इस बात की, तो अगर आप बात करें इलास्टिक मॉडुलस की, तो जो आपका इलास्टिक मॉडुलस होता है उस पर जो है हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ईसी होगा, यानी कि जो आपका ईसी होगा, अब आफ्टर क्रीप जो आपका ईसी निकलेगा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, वो क्या होगा, ईसी अपॉन 1+θ। ईसी अपॉन 1+θ। ये जो ईसी है वो आपका इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर आपका क्रीप वहाँ पे एक्ट होगा, क्रीप वहाँ पे रोल में आएगा तो। ठीक है। अगर आपका क्रीप रोल में आएगा तो आपका जो इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो कहीं ना कहीं घट जा रहा है, 1+θ से घट जा रहा है। ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें ईसी की, तो 5000 में एफ सी के अपॉन 1+θ ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन है, और यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया है जिसमें जिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया है, और इसमें जो है तीन तरह के तीन तरह के इलास्टिक मॉडल्स को निकाला गया है। और अगर आप देखें तो वो तीन का अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँ, तो एक होता है इनिशियल इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, एक होता है टेंजेंट इलास्टिक मॉडुलस, और एक होता है सेकेंड इलास्टिक मॉडुलस। तो ये जो इलास्टिक मॉडुलस होते हैं तीन तरह के होते हैं, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, नाम बता दिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे
तो जो आपका ई इनिशियल होता है यानी कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, उसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मतलब जब वहाँ पे क्रीप कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। जहाँ पे क्रीप कंसीडर नहीं किया जा रहा है यानी कि इनिशियली स्टेज पे, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें टेंजेंट मॉडुलस की, तो इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म का क्रीप दिखाना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी टाइम से है, उस पर काफ़ी टाइम से डेड लोड लगा हुआ है, तो अगर उसका हमें इलास्टिक मॉडुलस बताना होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम E10 को निकालेंगे, क्योंकि E10 रिप्रेजेंट करेगा, E10 में जो है क्रीप के इफेक्ट को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जबकि ई इनिशियल में नहीं किया जाता। और ई सेकेंड में भी इसी तरह से जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो कंडीशन है, यानी कि मतलब ना ही ज़्यादा एकदम इनिशियली स्टेज है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, तो उस तरह उस टाइम पे मतलब उस कंडीशन में आप ई सेकेंड को कंसिडर करते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सा बड़ा होता है या फिर कौन सा सबसे छोटा होता है, तो देखिए अगर आप मतलब इन इलास्टिक रीजन, यानी कि अगर आप जो है क्रीप को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम क्रीप को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखिए जो ई होगा, ई इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, वो ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ई टेंजेंट होगा, और उसके बाद जो है ई सेकेंड होगा। और अगर हम बात करें इलास्टिक रीजन में, तो इलास्टिक रीजन में ये तीनों ही जो है वो बराबर होगा। क्या होगा, तीनों ही जो है बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फैक्ट देख लीजिए कि ड्राई स्ट्रेंथ जो होता है आपका किसी भी मटेरियल का, वो क्या होता है, वो होता है 1.1 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सेचुरेटेड सैंपल। यानी सेचुरेटेड सैंपल का जो स्ट्रेंथ होता है, अगर उसे हम 10% इंक्रीज कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ, मतलब जो मैंने आपको बताया ग्राफ के रिलेटेड, वो और ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है हमारा बैचिंग, ठीक है, जो कि है हमारा बैचिंग। बैचिंग में क्या है, बैचिंग में हम दो तरह से बैचिंग कर सकते हैं, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग, एक होता है वेट बैचिंग। जो और वेट बैचिंग जो है वो बेसिकली प्रिफेर किया जाता है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वेट बैचिंग में जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा नहीं होता, मतलब वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे 50 किलो है, तो आप आगे भी जाएंगे तो 50 किलो ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम बैचिंग की, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है सीमेंट हो गया, या फिर एग्रीगेट हो गया, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, अदर एग्रीगेट्स हो गए, फाइन एग्रीगेट हो गया, तो वहाँ पे जो है वॉल्यूम को ये करना, वॉल्यूम को मेजर करके उसे एज ए यूनिट यूज़ करना मतलब अच्छी बात नहीं होगी, सही बात नहीं होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि एग्रीगेट में जो है एक बहुत बड़ी एक अच्छी खासी टर्म यूज़ होती है, बल्क, क्या बोलते हैं, बल्किंग। वो बल्किंग हो जाती है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट जो है घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसीलिए जो है हम जो है वॉल्यूम बैचिंग को प्रीफर नहीं करते, वेट बैचिंग को प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे मटेरियल्स और उनकी एक्यूरेसी बताई गई है, कि मतलब किन मटेरियल्स के लिए जो है आपकी जो टॉलरेंस वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो अगर सीमेंट की बात करें, तो जो आपको टॉलरेंस दिया गया है वो +-2% का दिया गया है। अगर हम बात करें एग्रीगेट की, तो आपको जो है टॉलरेंस दिया गया है +-3% का। और अगर हम बात करें एडमिक्सचर की, तो आपको टॉलरेंस दिया गया है +-3% का। और फिर वाटर की अगर हम बात करें, तो इसमें भी +-3% का टॉलरेंस दिया गया है, ठीक है। तो इन मतलब पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सरफेस वाटर एग्रीगेट के द्वारा किस तरह से कैरी किया जाता है, मतलब कितना सरफेस वाटर होगा किसी एग्रीगेट में, तो हम उसे वेट कहेंगे या फिर मॉइस्ट कहेंगे, यानी किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो अगर जो है, अगर जो कहा गया है कि आपका जो सैंड है वो वेरी वेट है, सब बहुत ज़्यादा वेट है, तो जो आप मॉइस्चर कंटेंट कंसीडर करेंगे वो करेंगे आप 7.5%। अगर आप मॉडरेट वेट सैंड कहा गया है आपको, अगर आपको मॉडरेट वेट सैंड कहा गया है, तो वहाँ पे जो आप मॉइस्चर कंटेंट ये करेंगे, कंसीडर करेंगे, वो होगा 5%। और उसके बाद अगर आपको मॉइस्ट सैंड कहा गया है, तो वहाँ पे जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 2.5% होगा। और उसी तरह से अगर आपको मॉइस्ट ग्रेवल या क्रश्ड रॉक बताया गया होगा, मॉइस्ट ग्रेवल या मॉइस्ट क्रश्ड रॉक, तो उसे 1.25 या फिर 2.5% कहा जाता है। 2.5% का मॉइस्चर कंटेंट उसमें हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग टाइम की, कि स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, और इसके किस किस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रिपिंग टाइम होता है वो कितना होता है। तो
स्ट्रिपिंग टाइम की अगर बात करें तो आप सभी को पता है जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमें शटरिंग और सेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस शटरिंग और सेंटरिंग को हम लोग कब हटाएंगे, वो हम लोग उसे हम अगर हम बात करें उस बारे में, तो हम लोग किसी भी शटरिंग को तब हम हटाते हैं जब जो हमारा बियरिंग लोड बियरिंग कैपेसिटी है किसी भी स्ट्रक्चर का वो दुगुना हो जाता है किसके, जितना कि उसके ऊपर लोड आने वाला है। यानी कि अगर उस पर 10 किलो न्यूटन का लोड आने वाला है तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो 20 किलो न्यूटन लोड सहने का हो गया है, तभी हम जो है हम अपनी शटरिंग को हटाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए जो स्ट्रिपिंग टाइम होती है वो वैरी करती है, और किस तरह से करती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपका वर्टिकल फॉर्म वर्क है यानी कि शटरिंग है, जैसे कि आपको पता है कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बीम ही है, अगर मान लीजिए कोई बीम ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कोई बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, तो इस बीम में ये जो वर्टिकल फेस है, इस वर्टिकल फेस का, या फिर अगर आप इस तरह से कुछ बना लें, ठीक है, अगर ये बन गया, ठीक है, अगर आप इस तरह से बीम बना रहे हैं तो ये जो वर्टिकल फेसेस हैं, ये जो वर्टिकल फेसेस हैं, इन वर्टिकल फेसेस के लिए, फेसेस के जो शटरिंग्स हैं, मतलब जो हमने यहाँ पे फॉर्मवर्क लगा के रखा है उन्हें शटरिंग कहते हैं, वर्टिकल वाले। तो उन्हें जो है हटाने का जो हम टाइम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 24 टू 48 आवर्स, यानी इसे हम जो है 24 से 48 घंटे के अंदर हटा सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे वर्टिकल फेसेस की बात की है, और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस है जो नीचे वाला, उसका हम शटरिंग नहीं हटाएंगे, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफिट फॉर्म वर्क ऑफ स्लैब, तो अगर हम बात करें सॉफिट फॉर्म वर्क ऑफ स्लैब, और यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया, प्रॉप्स आर रिफिक्स्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका स्लैब है तो स्लैब का जो यहाँ पे आपने मतलब सॉफिट में, इसे सॉफिट कहते हैं, जो आपका ये नीचे वाला सरफेस है ना उसे हम सॉफिट कहते हैं, इंटरनल सरफेस को। तो इस सॉफिट पे जो आपका शटरिंग लगाया गया है, उस शटरिंग को हम लोग कब निकालते हैं, तो ये हम लोग 3 दिन में निकालते हैं, ठीक है, 3 दिन में निकालते हैं। और इसे निकालने के बाद यहाँ के जो प्रॉप्स होते हैं, यहाँ के जो प्रॉप्स होंगे जिन्हें हम खमियाँ लगा के रखते हैं, ठीक है, वो उन प्रॉप्स को हम फिर से डायरेक्टली रिफिक्स कर देते हैं, यानी इमीडिएटली रिफिक्स कर देते हैं। सिर्फ शटरिंग हटाएंगे, प्रॉप्स को रहने देंगे, यानी कि सपोर्ट अभी भी जो है इस पे ही है, ठीक है, लोड इसके थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ बीम, ठीक है, तो सॉफिट फॉर्म ऑफ, अगर आपका वही यहाँ पे अभी स्लैब की बात की गई थी, अगर यही आपका बीम हुआ तो आप 7 दिन में निकालेंगे, यानी ठीक है, तब आप क्या बोलते हैं, आपका जो सॉफिट फॉर्म वर्क है वो आप 7 दिन में निकालेंगे। और उसके बाद प्रॉप्स ऑफ स्लैब की बात करें, यानी कि अब क्या, अब उस प्रॉप्स की बात है, जो हमने प्रॉप्स वहाँ पे छोड़ दिए थे, उन प्रॉप्स को हम लोग कब निकालेंगे, तो अगर आपका जो स्पैन है स्लैब का वो 4.5 मीटर तक है या फिर उससे कम है, तो उसे हम 7 दिन में निकाल देंगे, ठीक है। और अगर जो है आपका स्पैन जो है वो 4.5 mm से 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तब हम उसे 14 दिन के बाद ही निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैं आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये ओपीसी के लिए है, और पीपीसी के लिए यहाँ पे अलग से वैल्यूज़ दी गई हैं, जिन्हें आप जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ, ओपीसी का वैल्यू बता के मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और इसे भी आप बढ़िया से रट लीजिएगा, ठीक है, रटना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉप्स ऑफ बीम की, कि अभी तो हमने बात कर लिया था कि मतलब सॉफिट ऑफ जो सॉफिट होगा बीम का, उस पर शटरिंग अगर हटाना होगा तो हम कितने दिन में हटा देंगे, 7 दिन में हटा देंगे। लेकिन अगर हमें वो प्रॉप्स हटाने हैं तो वो प्रॉप्स को हटाने का क्या कंडीशन होगा, अगर आपका जो स्पैन है बीम का वो 6 मीटर से कम है, तब आप 14 दिन में हटाएंगे, और अगर 6 मीटर से भी ज़्यादा है तो वो तब आप 21 दिन में हटाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे पीपीसी का भी वैल्यू दिया गया है, 16, 24, 7, 10, 10, 14, 14, 21, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट है प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ये देखिए, प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट शुड नॉट बी फ्री फॉल मोर देन 1.5 मीटर, यानी कि जो आपका कॉन्क्रीट का जो प्लेसिंग है, जब भी हम किसी कॉन्क्रीट को प्लेस करेंगे तो उसे प्लेस करते समय हम ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो आपका मतलब हाइट है क्या बोलते हैं, जहाँ आप प्लेस कर रहे हैं उससे, उस डेटम से जो आपका हाइट है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि जो आपका हाइट हो वो 1.5 मीटर से कम हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल कवर की। तो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल कवर किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं। नॉमिनल कवर हम जो है अपने स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए, एनवायरमेंटल एक्सपोजर से बचाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है,
तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में अलग अलग होती है, जो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन फिर भी अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो जो माइल्ड एक्सपोजर में जो वैल्यू होता है, यानी कि माइल्ड एक्सपोजर में ही हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो उस समय बीम के लिए हम लेते हैं 25, स्लैब के लिए लेते हैं 20, स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 50 लेते हैं। ठीक है, और ये किसी भी हालत में जो है, ये तो हो गया, ये तो IS कोड के अकॉर्डिंगली इतना बताया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है कि किसी भी हालत में आपका जो कवर है वो बार के डाया से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार के डाया से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे बताया गया है और जो कि SSC JEE 2023 में भी पूछा गया था, वो ये है कि फॉर रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डाया बार फॉर माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस बाय 5 mm। यानी कि अगर जो आपका जो डाया ऑफ बार है माइल्ड एक्सपोजर के लिए वो 12 mm तक है। ठीक है, अगर जो आपका माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में जो आपका डाया बार है वो आपका 12 mm से भी कम है या फिर 12 mm तक है, तब जो आपका नॉमिनल कवर है उसे आप 5 mm तक घटा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है, मतलब एक दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना बढ़ता है, अगर हम उसकी बात करें, यानी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें, तो यहाँ पे एक दिन में जो है हमारा 16% जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है कंक्रीट। अगर 3 दिन की बात करें तो 40%, 7 दिन की बात करें तो 65% और 28 दिन की बात करें तो 99%, और यहाँ पे 14 दिन का छूट गया था तो 14 दिन की अगर बात करें तो 90%। यहाँ पे आप मतलब मैं आपको एक छोटा सा ये बता देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। देखिए 3 दिन में 50% तक यूज़ हो जाता है। हाँ, सीमेंट आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, मतलब BMC में जब मैं आपको सीमेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा। तो सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में जो आपका 3 दिन में 50% तक का सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और जो है 3 दिन में 50%, 7 दिन में जो होता है वो 66%। ठीक है, और उसके बाद जो है 28 दिन में जो है आपका 100% तक का स्ट्रेंथ जो है गेन कर सकता है। 100 नहीं, 99 ही आप बोलिए, 99% ऑफ स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65% और 28 दिन में 99%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि हम सभी को पता है, देखिए साइज़ भी बहुत ये करता है, साइज़ के अकॉर्डिंगली भी साइज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ में। ठीक है, साइज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ में। जैसा कि हम सभी को पता है, अगर हमारा क्यूब छोटा लें, ठीक है, क्यूब अगर हम छोटा लें तो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो हमें ज़्यादा मिलेगा, जबकि अगर हम क्यूब बड़ा लें तो हमें जो स्ट्रेंथ है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो वो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम जो क्यूब साइज़ है वो 100 mm का लें तो हमें जो स्ट्रेंथ मिलेगा रिलेटिवली 150 के, तो वो हमें कितना मिलेगा, 1.51, मतलब 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और 150 का 150 से हम रिलेशन में लेंगे तो 1 ही मिलेगा। क्यों, मतलब उतना ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे ये प्रोपोर्शन बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना होगा 150 के रिलेशन में, मतलब कि अगर आप साइज़ को वेरी करेंगे तो 150 के रिलेशन में आपकी स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन आएगा उसे बताया गया है इस टेबल के थ्रू। ठीक है, तो 150 में आपका प्रोपोर्शन 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप 200 mm का क्यूब लेंगे तो तब जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा वो 0.95 मिलेगा, किसके, 150 वाले स्ट्रेंथ के। और उसके बाद 300 mm अगर आप क्यूब साइज लेंगे तो आपको 0.87 मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन। उसके बाद बताया गया, यहाँ पे वो चीज़ बताया गया कि अगर साइज आप घटाते हैं तो आपका स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिज़ाइन फिलोसफीज और कुछ अजम्पशंस बताए गए हैं WSM और LSM के, तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं WSM की, जो कि बेस्ड है लीनियर इलास्टिक थियरी पे, यानी कि ये जो है लीनियर इलास्टिक थियरी पे बेस्ड है। इसे इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है, इलास्टिक डिज़ाइनिंग मेथड किसी भी कंक्रीट का। और इसमें जो है हम हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे इलास्टिक थियरी, लीनियर इलास्टिक थियरी कहा जाता है। और इसमें जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, यहाँ इसमें जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही डायग्राम्स जो होते हैं दोनों ही लीनियर होते हैं, तो इसीलिए इसे जो है स्ट्रेस बेस्ड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेस बेस्ड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालना हो तो हम इस डायग्राम के थ्रू, स्ट्रेस के डायग्राम के थ्रू, ये स्ट्रेस की डायग्राम के थ्रू आसानी से इसके मतलब ये है स्ट्रेस सिग्मा सी और सिग्मा टी, तो इसके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी अगर फाइंड आउट करना हो तो। लेकिन वही अगर हम LSM की बात करें तो जब हम LSM में जाते हैं तो LSM में हमारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेस डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है, जबकि आपका जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो लीनियर होता है। तो वहाँ पे अगर किसी भी तरह का हमें मतलब
किसी भी तरह का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम स्ट्रेन वाले डायग्राम को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ताकि हमें क्या हो, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों क्यों हम स्ट्रेन वाले को लेते हैं, लीनियर वाले को ही क्यों लेते हैं। क्योंकि लीनियर वाले में हमें पता होता है कि वेरिएशन किस तरह से होता है। और इसमें एक और खासियत बात यह है कि इसमें जो है हमें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आसानी से वो जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो WSM होता है ना, जो WSM होता है उसमें जो हमें क्रॉस सेक्शन है किसी भी मेंबर का, वो हमें बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। वो हमें बहुत बड़ा मिलता है। और अगर हम वही बात करें किसकी, LSM की, तो वो हमें बहुत, मतलब ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, यानी सेटिस्फैक्ट्री क्रॉस सेक्शन मिलता है, ठीक है। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री क्रॉस सेक्शन मिलता है। और अगर हम बात करें और एक पॉइंट की, जो कि है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं WSM में, वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे करते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है हमारा WSM में, उसे हम कम लेते हैं, उसे हम कम मानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसे लगा के हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें LSM में, तो LSM में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन बोथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और उसके साथ साथ लोड पे भी जो है लोड फैक्टर अप्लाई किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लोड और स्ट्रेंथ दोनों पे काम किया जाता है, ठीक है। आप लोड को ज़्यादा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, यानी लोड को आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि अगर 100 किलो का लोड आ रहा है तो हम जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो हम 120 किलो के लिए, 130 किलो के लिए डिज़ाइन करेंगे। और जो आपका स्ट्रेंथ होगा उसे थोड़ा सा कम भी मानेंगे, यानी वहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है, अगर एट द एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है जो क्रॉस सेक्शन मिलता है वो छोटा मिलता है और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बेहतर मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर WSM की, तो ये एक अनइकोनॉमिकल मेथड है, जबकि जो आपका मतलब ये है, क्या कहते हैं, LSM है, वो काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जो हमारा इसमें होता है LSM या फिर WSM, इन दोनों में ही श्रिंकेज और क्रीप के इफेक्ट को ये नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था। तो ये इन दोनों ही क्या बोलते हैं, मेथड्स का एक ड्रॉबैक है। इसके बाद इसमें एक अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जिन्हें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। यानी कि जो आपका प्लेन सेक्शन है, किसी यानी क्रॉस सेक्शन जो है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बीम का, वो बेंडिंग के बाद और बेंडिंग से पहले जो है प्लेन ही रहता है, यानी चेंज नहीं होता, ठीक है। सॉरी, उसके बाद जो है बात है टेंजाइल स्ट्रेस ओनली टेकन बाय, यानी कि इसमें एक और एजम्पशन ये है कि जो टेंजाइल स्ट्रेस होता है आपका, वो टोटली किसके द्वारा लिया जाता है, स्टील के द्वारा लिया जाता है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेस है, वो आपका टोटली कंक्रीट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। यानी कि टेंजाइल स्ट्रेस कैरी करने में जो है किसी भी तरह का कंक्रीट का रोल प्ले नहीं होता है, किसी भी तरह का कंक्रीट का प्ले रोल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में, यानी पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कि कॉम्प्रेसिव जो कंक्रीट का जो टेंसाइल मतलब एज पर WSM, ठीक है, WSM के जम्पशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे तो हमने ज़ीरो ले लिया है, यहाँ पे तो हमने ज़ीरो ले लिया है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम बता देते हैं 0.7 अंडर में FCK के अकॉर्डिंगली बता देते हैं कि अगर M25 है तो हम इतना यूज़ कर लेते हैं, तो वो नहीं, ज़ीरो बताना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेते हैं, तो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम बात करें WSM में तो हम 3 लेते हैं, जबकि अगर हम बात करें इसमें क्या बोलते हैं LSM में, तो हम जो है 1.5 लेते हैं। और वहीं पे अगर स्टील की बात करें तो स्टील के लिए हम जो WSM में ये लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो 1.78 लेते हैं, बल्कि स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मतलब कल हम पढ़ेंगे ये चीज़, कल हम पढ़ेंगे WSM को, WSM और LSM इन दोनों ही, WSM को मतलब हम कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, WSM और LSM को। तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। और कल जो चीज़ें थी, मतलब जो कल RCC के इंट्रोडक्शन में चीज़ें रिमेन रह गई थी, बच गई थी, उन्हें इन वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। और आई होप कि इसमें से आपको सभी चीज़ें मतलब समझ में आ गई होंगी। और अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आया तो मेरे भाई कमेंट करो, जिससे कि मैं जो हूँ अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूँ। और मेक श्योर कि आप जो है मतलब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नोट्स और PDF मिल जाएँ, और आप अपने नोट्स और PDF को बनाते रहिएगा, जिससे कि आगे चल के रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और इसी के साथ साथ मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। तो ये था इस वीडियो में।
कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।